अस्सलाम वालेकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में ही मैं आपसे कहता होता हूं, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके उस प्यार भरे फीडबैक का जो मुझे मुसलसल मिलता रहता है। फीडबैक से मुराद ये है, मैं व्हाट्सअप के मैसेज भी पढ़ता होता हूँ, कमेंट्स जितने आते हैं वो भी मैं सारे पढ़ता होता हूँ। तो जो मोहब्बतों का इजहार होता है, ना सिर्फ ये खून बढ़ा देता है, दिल को खुश कर देता है, बल्कि हमारी उस मेहनत का हमें सिला मिल जाता है, जो राज की सूरत में ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड करके या आपके सवाल करके मैं करता हूँ, या डायरेक्ट मैं फ़ोन पे ही लोगों को अपने मसला पूछ रहे होते हैं, तो मैं अगर प्रोग्राम आपके सवाल नहीं कर पा रहा तो उस वहीं पे ही उनको जवाब दे देता हूँ। तो लेकिन प्रोग्राम के शुरू में एक चीज़ जी, मैं लास्ट जो आपने ऑफ कैमरा स्टोरी देखी उसमें स्पेलिंग गलत बोल गया था। अरसलान हाशिर का जो व्लॉग का गांव के ऊपर, गांव की प्योर गांव की ज़िंदगी क्या होती है उसके ऊपर अरसलान जो वीडियोस बना रहा है, मेरा कैमरामैन मेरा कज़न है, दोनों ही मेरे बहुत प्यारे कज़न हैं। अनस मलिक एंड अरसलान हाशिर बहुत प्यारे कज़न है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। बाकी तमाम से, उनसे नहीं, उन सबसे। लेकिन अरसलान ने जो चैनल बनाया उसमें अनस भी काम कर रहा है, उसके साथ कवि बाबा भी हैं और अरसलान भी काम कर रहे हैं। तो उसका नाम था फंजी टीवी। ये बलोच की एक वर्ड है, तो उसके ऊपर उसने अपना मुझसे पूछा था, मैंने कहा बिल्कुल रख लो। फंजी टीवी के स्पेलिंग है, आप सर्च करेंगे PHANJEE और आगे TV। मैं रिपीट करता हूँ, PHANJEE, फंजी टीवी। अरसलान हाशिर की ब्लैक कलर की एक शर्ट लगी है, बड़े स्टाइल मारे हुए हैं उसने, यो मैन वो वाले स्टाइल मारे हुए हैं। तो वो आप ज़रूर चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि वीडियोस को ज़रूर देखें। आज एक एहसान था, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, उन्होंने एक मैसेज लिखा हुआ था, इतना खुश हो गया, दिल लिखा हुआ था। मदर भाई, मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी जो था 28वें एपिसोड से, मैं टिश्यू ढूंढ रहा हूँ, यस, 28वें एपिसोड से मैंने आपका ऑफ कैमरा स्टोरी पहली दफ़ा देखा था। तो उसके बाद ऐसा नशा लगा कि अब मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन हमारे, पहले सिर्फ मैं देखता था, मेरी पूरी फैमिली देखना शुरू हो गई। यकीन मानिए, उन्होंने एक बात कही कि मदर भाई यकीन मानिए, मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन घर के अंदर एक खुशी का समा है। हमें ऐसा लगता है जैसे मेरे घर के बाहर ये क्या हुआ है, अल्लाह खैर या अल्लाह रहम। एक ऐसा समा होता है जैसे आज ईद का दिन है। मंगल वाले दिन हम सारे खुश होते हैं, पूरी फैमिली, और हैप्पी होती है कि आज ऑफ कैमरा स्टोरी आनी है। और जुमेरात वाले दिन भी हम लोग ऐसे ही हैप्पी होते हैं कि आज फिर ऑफ कैमरा स्टोरी आनी है। एक पूरी फैमिली जिस दिन ऑफ कैमरा स्टोरी जाती है तो इतनी खुश होती है। तो यकीन मानिए फिर कैसे हो सकता है मजहर मलिक, जो एक आम सा इंसान है, किसी को इतनी, अगर मेरी वजह से किसी की ज़ात, किसी की फैमिली इतनी खुश हो रही है तो कैसे हो सकता है फिर मैं करना प्रोग्राम को छोड़ दूँ, आप बताइए। सो मुझे एहसान नाम था, अगर मैं भूल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। एहसान, आप और आपकी पूरी फैमिली के लिए लव यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आज की जी स्टोरी जो है जी, मैं आज अपनी एक सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। और स्टोरी से पहले मैंने एक सिलसिला बनाया है जी, मैं वो भी थोड़ा सा बता दूँ। व्हाट्सअप का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है राज टीम। बहुत सारे लोग मुझे उसके लिए मैसेज कर रहे हैं, और पता है क्या मैसेज कर रहे हैं जी, हमें भी ऐड कर दें। ऐसे आप ऐड नहीं होंगे, मैं पहले भी कहा था, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना है। उसमें आपने बताना है जी, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर में, इस मुल्क में रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, बताना चाहें तो मेरी तालीम ये है और इस वक्त मैं ये कर रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये है कि इस वजह भी बताएं, मैं राज टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। और नीचे अपनी तस्वीर भी आप लोगों ने लाजमी देनी है। वो तमाम लोग जो राज टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक वॉइस मैसेज जिसमें अपना पूरा तारुफ और उसके नीचे अपनी तस्वीर भी कि ये मैं हूँ, ये मेरी तस्वीरें दें। क्योंकि मैं आपको एक बात पहले कह दूं, हर शख्स को मैं ऐड नहीं करूंगा। वैसे भी मेरे ख्याल में व्हाट्सएप पे 250 बंदा ऐड होता है, तो सिलेक्टेड लोग ऐड होंगे जिसमें फैमिलीज भी होंगी, फीमेल भी होंगी, मेल भी होंगे, मेरी भी पूरी फैमिली है उसमें। वो लोग जिनको मैं समझूंगा कि यस, वो राज टीम का हिस्सा बनने का हक रखते हैं, इनको बनना चाहिए, वो इस फैमिली की, इस ग्रुप की रिस्पेक्ट भी करेंगे और किसी के लिए परेशानी का बायस भी नहीं बनेंगे, तो इंशाल्लाह वो ऐड हो जाएंगे। तो आप लोग मुझे वॉइस मैसेज भेजिए, इंशाल्लाह मैं स्लो तेज़ी से नहीं, देख के जितने भी लोग हैं उनको ग्रुप में ऐड कर भी रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपको मैं ऐड कर भी दूंगा। तो आप लोग भी वॉइस मैसेज भेजिए, इंशाल्लाह मैं आपको राज टीम का जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। सो +92 313 66 555 00 इस मैसेज पे व्हाट्सअप कीजिए, वॉइस मैसेज, और उसके नीचे तस्वीर, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोग्राम में ऐड करूंगा।
बहुत पुरानी बात है, अभी राज प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, रूहानियत में सीख रहा था। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मदर साहब आपका रूहानियत में उस्ताद कौन है? जी, बग़ैर उस्ताद के रूहानियत आप सीख ही नहीं सकते। मेरे उस्ताद जी का नाम क्या है? उस्ताद मोहतरम का ये शुरू दिन से ही कहता आ रहा हूँ और आज फिर कहूँगा, उन्होंने मना किया हुआ है अपना तारुफ बताने से, अपने बारे में बताने से, यहाँ तक कि अपना सिटी बताने से तो मैं उनका नहीं बताता होता। ये अल्लाह के नेक लोग होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ये किसी दरबार पे नहीं होते या गद्दी नशीन नहीं होते, ये बहुत ही सादा लोग होते हैं, आप इनको पहचान भी नहीं सकते। दिन में शायद ये कई दफ़ा आपके सामने से गुजरते हों, लेकिन आपको उनके बारे में पता नहीं लगेगा। हाँ, किसी मस्जिद से निकलता और लगेगा एक आम शख्स से नमाज़ पढ़ के गुजर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता वो आपका माथा पढ़ के, जिस तरह मैं तस्वीर मंगवा के पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और माथा चेक करता हूँ, तो आपका माथा पढ़ के वो आपके फूंक ज़रूर मार जाएंगे कि इसके मसले मसाइल हल हों। उनका ताल्लुक़ मेरे ही इलाके से, ये यूँ समझ लिए राजनपुर के ही इलाके से, दूर दराज से कहीं है, ये लाहौर मुल्तान इधर से नहीं है। और राज या रोही टीवी में जब मैंने 2007 में रोही टीवी ज्वाइन किया था, उससे भी पहले मैं उनके साथ राब्ते में था, उनसे सीखने की कोशिश कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैं सीख रहा था और अहद जो लिया गया था मुझसे वो यही था कि मैं इंसानों की हेल्प करूँगा और इस नेक मकसद को आगे बढ़ाऊँगा, और कोई सीखना चाहेगा तो उसको सिखाऊँगा और देखूँगा वो इस काबिल है तो उसको कुछ चीज़ें ऐसी सिखा दूँगा जिसमें जादू का तोड़ है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आगे हेल्प करे। तो ग्रुप भी इसलिए बनाया राज टीम का कि उसमें ये चीज़ें सिखाऊँगा लोगों को, ताकि लोग भी आगे नेटवर्क बने और लोगों की हेल्प कर सकें। तो मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे कर रहा था, सीख रहा था, खौफ भी था, जिन्नात को महसूस भी किया था, देखा भी था, लेकिन अभी खौफ ख़त्म भी नहीं हुआ था। दिमाग में जिन का हवा, जिनका डर बहुत ज़्यादा था। मैं अक्सर बात करते करते ना चौंक जाता हूँ, देखता हूँ तो नेक जिन अभी भी मेरे घर में पाए जाते हैं। हम 2 लोग इस घर में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी शरारतें होती रहती हैं। एक दफ़ा मुल्तान में ही मैं उन दिनों में था, तो मुझे एक रूहानियत से तो मैं अटैच था, लेकिन ये वाला जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने हाज़िरी करवा के एक जिन से बात करनी थी, ये पहला एक्सपीरियंस था। अभी राज शुरू नहीं हुआ था। तो एक दिन एक साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे यार उनके मिलने वाले हैं, तो उनके घर में एक बच्ची है, उसके ऊपर साया है, तो यार कोई जानने वाला कोई है ऐसा जो निकाल सके। तो मैं कभी भी अपना शो नहीं करवाता। मैंने कहा यार मैं कोशिश कर सकता हूँ। कहते क्या मतलब तुम्हें आता है? मैंने कहा हाँ मैंने सीखा हुआ है और सीख भी रहा हूँ, मसला बनेगा तो उस्ताद जी से पूछ लूँगा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। उसने कहा यार तू तो मेरा यार है, खुल के बता तुझे कितना आता है। मैंने कहा यार बात ये काम मैं पहली दफ़ा करूँगा, तोड़ करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन किसी जिनको हाजिर करवा के जिस्म से निकालने वाला जो काम है ये ज़रा फर्स्ट टाइम है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये मैं कर दूँ। शौक़ है, सीख भी चुका हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, तो मैं इंशाल्लाह इसको करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है ऐसे करो, कल या परसों का प्रोग्राम बनाते हैं, चलते हैं उनकी तरफ। मैंने कहा ठीक है। प्रोग्राम हमारा तय हो गया, बाइक पे हम दोनों बैठे और उन्होंने कहा यार गाड़ी आपकी जा नहीं सकेगी, वहाँ पे गलियाँ इस तरह की हैं, तो बाइक पे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है यार नो प्रॉब्लम। बाइक पे बैठे और गलियों से महल्ले से गुजरते 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 एक छोटे से घर के सामने हम पहुँचे, जिसका एक दरवाज़ा बता रहा था घर में जो रहने वाले लोग हैं कोई इतना खाते पीते नहीं हैं, अमीर नहीं हैं, अल्लाह के नेक लोगों में से हैं जो इम्तिहान में होते हैं। गुरबत थी उनके घर में। उसने दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से एक ख़ातून की आवाज़ आई, जी बताइए। तो उसने कहा जी फ़लाँ मैं ये हूँ और इस काम के लिए आया हूँ। फ़लाँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी वो बाहर गए हुए हैं, तो अभी आने वाले हैं, आप बस रुक जाएं, अभी वो थोड़ा सामान लेने ही गए, अभी आते ही होंगे। हमने कहा चलें ठीक है जी, हम गली में वेट कर रहे हैं। हम वहीं पे खड़े होकर बातें करना शुरू हो गए। सिगरेट पीता था हम दिनों में, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं छोड़ चुका हूँ। इस एक बुरा मेरे अंदर क्वालिटी थी, सिगरेट पे सिगरेट, सिगरेट पे सिगरेट। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग में मुझे देखा था, मैं हर वक्त सिगरेट पे सिगरेट लगाता था। अब 4-5 साल होने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ चुका हूँ। चेन स्मोकर था। मैंने सिगरेट सुलगा ली, सिगरेट लगा ली और मैं बातें करना शुरू हो गया। तो थोड़ी देर के बाद एक शख्स शापर लिए वो आया, उसने अस्सलाम वालेकुम उसको कहा, हमने दोनों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। आने की वजह बताई तो खुश हुआ। उसने कहा जी कौन करेंगे? उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, जी ये मदर साहब करेंगे।
उन्होंने कहा रुकें जी मैं सामान दे के आया, मैं आपको बुलाता हूँ। वो सामान देने अंदर चले गए। ख़वातीन को उन्होंने साइड पे होने के लिए कहा और हमें कहा जी आ जाइए। हम दोनों अंदर दाखिल हुए। एक कॉरिडोर तो नहीं उसको कहना चाहिए, एक छोटा सा ऐसे रास्ता सा था, शायद पे एक कमरा बना हुआ था, कच्चा सा एक सहन था, आगे 2 कमरे बने हुए थे। ख़वातीन शायद एक कमरे में चली गई थीं और बच्ची का जो चारपाई थी वो बरामदा जो बना हुआ था कमरों के बाहर एक छोटा सा, वहीं पे वो बच्ची चारपाई पे लेटी थी और एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, एक का बंद था, यकीनन शायद ख़वातीन उसमें चली गई थी और बच्ची वहाँ थी। उसने कहा जी ये बच्ची है, लेकिन पहले आप अंदर आइए, पानी वगैरह पी लीजिए। हमने कहा नहीं हमें ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं बुरा लगता है, मेहमान नवाज थे वो। हमें ज़बरदस्ती अंदर लेके गए, लेकिन उस वक्त गुजरते हुए मैंने बच्ची की झलक ज़रूर देख ली थी, जिसको देखते ही मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई थी। ख्वाहिश थी ना जिनको हाजिर करूं और हाजिर करके उससे हम कलाम हूं, लेकिन शायद पहला केस ही बहुत ख़तरनाक मिल गया था। छोटा मोटा होता तो चलो मैं भी कुछ वो होता। बच्ची को देख के जब मैं अंदर गया तो मुझसे पानी भी ना पिया गया। मैंने कहा आ तो गया हूँ, या अल्लाह इज़्ज़त रखी, अब तेरे हाथ में इज़्ज़त है, ये मैं हाँ तो कर बैठा हूँ, ये तो बड़ा भयानक सा केस है, ये तो मुझसे हल नहीं होना। ये तो नहीं नाउज़ बिल्लाह मैंने कहूँ कि मैं हल नहीं होना, लेकिन खौफ तारी था। दोस्त ने कहा यार पानी पी, बुरा लगता है। मैंने पानी का गिलास लिया, पानी पिया। उसने कहा जी क्या खाएं पिएंगे, चाय मंगवाऊँ आपके लिए, क्या कहूँ? मैंने कहा कुछ भी नहीं यार, कोई तकल्लुफ़ नहीं, कुछ भी नहीं करना, तो आप इजी हों। मैंने कहा मुझे ज़रा 5 मिनट दे दें, मैं पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मैं अपने आप को हौसला देना चाह रहा था। यकीन मानिए मैं डरा हुआ था, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खौफ था और मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। मुझे लगा कि मुझे करना भी है, मेरे अंदर जुनून भी है, इस काम को मैंने अंजाम भी देना है, लेकिन मेरे बस से भी मुझे लग रहा है ये बाहर काम है। मैंने वहाँ पे अंदर बैठ के कुछ पढ़ाई की, दायरा कड़ा किया, अपने ऊपर किया, घर के ऊपर किया। और जिस तरह कहते हैं ना एक अनाड़ी बंदा होता है, तो एक दायरा कड़ा जहाँ पे करना था वहाँ पे मेरे जो जितने भी याद थे वो मैंने सारे कर लिए, क्योंकि शायद उस दिन मैं डर रहा था। पहली दफ़ा एक ऐसा काम करने जा रहा था। जब हम उठ के बाहर आए तो बच्ची जो मुंह नीचे करके लेटी हुई थी उसका जिस्म अकड़ चुका था। अकड़ से मुराद यूँ है कि अगर उस पर मेहनत की जाती, क्योंकि एक केस मैंने चक एक किया था, पठानों वाला चक, वहाँ पे एक बच्ची का भी इस तरह मैंने किया था। वो तो खैर बिल्कुल ही डेड हो गए थे ना, उसके बाजू टांगे ये वो, लेकिन वो इतनी अरसे से अकड़ गई थी उसके टांग बाजू। लेकिन इस बच्ची का देख के लग रहा था कि अगर इस पर मेहनत की जाए ये ठीक हो सकती है। उसकी टांगों और बाजू अकड़े हुए तो थे अपनी जगह पे, लेकिन अभी इस हद तक नहीं अकड़े थे कि हड्डियाँ ही ख़राब हो गई हों। मैं उसके पास आया और मैं खड़ा हो गया, मैंने ऐसे हाथ बांधे और पढ़ना शुरू कर दिया। बच्ची जो नीचे की तरफ देख रही थी उसने आहिस्ता आहिस्ता से मुंह ऊपर की तरफ किया और मेरी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू हो गई। उसकी वो मुस्कुराहट इतनी तंज़िया थी, उसकी मुस्कुराहट जो असल में मुस्कुरा रही थी वो देखने वाली आंखों को मुस्कुराहट लग रही थी। साथ खड़ा दोस्त भी उसको मुस्कुराहट समझ रहा था कि देख यार मज़हर कैसा पहुंचा हुआ बंदा है कि आते ही वो मुस्कुराना शुरू हो गया। वो शख्स भी हैरान था कि इसको देख के वो देखो यार कैसी ज़बरदस्त मुस्कुरा पड़ी है, जबकि मेरी टांगें कह रही थी भाग यहाँ से। वो कह रही है मुस्कुरा के तू है क्या, मैं तो तुझे खा जाऊँगी। जहां वो दोनों ये समझ रहे थे कि यार ये कोई पहुंचा हुआ बंदा है जो आते ही वो मुस्कुरा पड़ी है, वहां मेरा दिल कह रहा था ये तंजिया मुस्कुराहट ऐसी है, तू है किस खेत की मूली, तेरी जुर्रत कैसे हुई यहाँ पे आने की। मैंने अभी पढ़ना ही शुरू किया था। मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या जो शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं करना चाहिए था कि नहीं। जब वो मुस्कुराई है, यकीन मानिए मैं भूल गया हूँ, मैं नहीं पढ़ सका। जो मैं पढ़ने चाह रहा था, जो मैं पढ़ रहा था, भूल से मुराद ये है कि लफ्ज़ आगे पीछे करने लगा। जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति इस तरह भूल गया। इस तरह हो रहा था, वरना तो सिंपल था ना, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम, रटी हुई थी चीज़ें। फ़िस समा भूल गया, कन्फ्यूज़ था ना, अभी एज भी नहीं थी, पुरानी बात भी काफ़ी है।
तो बच्ची की मुस्कुराहट और तेज़ हो गई। जब मैं भूलना शुरू हुआ और मुझसे ना पढ़ा गया तो बच्ची की मुस्कुराहट और तेज़ हो गई। तो वहीं पे मैं रुक गया। उन्होंने कहा हाँ जी सर। मेरी तरफ तुम दोनों मुतवज्जो हो इस तरह के, भाई ये तो तीर मार दिया तूने, वो तो मुस्कुरा पड़ी है, तो पहुंची हुई चीज़ है। मैंने कहा यार ये मुझे समझ आ गया केस, अब मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन दें, मैं इंशाल्लाह आपको हल करके देता हूँ। उन्होंने कहा जी आ जाएँ, ज़्यादा कोई बात नहीं कि आ जाएँ। अब जब आ जाएँ कहा तो उसका मतलब था कमरे की तरफ आएँ। जब हम कमरे की तरफ जाते मैंने कहा नहीं बाहर चलते हैं। तो वो जो लड़की थी उसकी यकीन मानिए चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा तेज़ हो गई थी, जैसे बाकायदा वो कह के मूड में आ गई हो कि अच्छा। हम लोग बाहर चले गए। जब बाहर गली में गए मैंने कहा जी मुझे उस्ताद जी से मुझे समझ आ गया केस, अपने उस्ताद जी से इसकी परमिशन लेनी होगी और मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको इसका हल करके देता हूँ, ये हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हो जाएगा क्योंकि हमें लग रहा है आप कर सकते हैं। मैंने कहा जी मैंने कहा मैं कर लूँगा। मैंने कहा जी आपसे पहले भी कुछ लोग आए हैं, उन्होंने पढ़ाई की है और उन्होंने बड़ी कोशिश की है, तो इसने तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ये तो टस से मस नहीं हुई, ये देखती तक नहीं, आपको तो देखते ही मुस्कुरा पड़ी और इस तरह प्यारा सा मुस्कुरा रही थी। वो बाप था, उसको तो लग रहा था बेटी प्यारा सा मुस्कुरा रही है, तो मुझे पता था वो तो मुस्कुरा नहीं रही, मुझे खा जाएगी। मैंने उनको हौसला दिया। उन्होंने कहा जी आप कर सकते हैं मलिक साहब, मेहरबानी कीजिएगा, आपको अल्लाह अजर देगा, हम गरीब क्या दे सकते हैं। वो दुआएं देने लगा, सारा कुछ करने लगा। मैंने कहा जी इंशाल्लाह। मेरा ये था कि भाग भाई यहाँ से निकल। दोस्त भी बाइक स्टार्ट की, हम लोग चल पड़े। मुझे कह रहा है यार तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ है यार। वो बंदा भी हैरान हो गया था, देखा था बच्ची कैसे मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा हाँ यार वो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं, मैं कर दूंगा। बहरहाल यार वो बड़ा हैरान था, मैं तो पहली दफ़ा देखा ये। मैं उसको कैसे कहूँ भाई तुझे जो मुस्कुराहट लग रही है, अंदर ही अंदर मैं कहूँ वो मुस्कुराहट नहीं है, वो भयानक था। खैर हम घर पहुँच गए, उसने मुझे घर उतारा। उसने कहा कहाँ ऑफिस जाना है घर। मैंने कहा यार मुझे घर उतार दे। मैं घर गया, अकेला रहता था, मैं बहुत खौफज़दा था, मैं बहुत डरा हुआ था। यकीन मानिए कि बार बार उसका चेहरा मेरे दिमाग में आ जाए और उसकी मुस्कुराहट असल में मेरे दिमाग में आती थी। पता नहीं कौन सा पहर था, मैं रात को सो ही गया। आखिरकार दायरा कड़ा किया, मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई की, सो गया। सुबह उठा, ऑफिस के लिए चला गया। सारा दिन काम में मसरूफ़ रहा, याद भी ना रहा कि वो एक वाक़या हुआ था, ये हुआ। काम की टेंशन होती थी, काम शाम किया, रात को छुट्टी हुई। घर पहुंचा, घर आते ही जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, यकीन मानिए जिसको मैं भुला चुका था, जो मेरे दिमाग में अब बिल्कुल सवार नहीं थी, रात तक तो सवार थी, अब ऑफिस की वजह से जो भूल चुकी थी, दरवाज़ा खोलते ही लगा मुझे ऐसे कि सीढ़ियों पे कोई बैठा है। और जिसको मैंने देखा तो मेरा झटका सा निकल गया कि वही थी जो सीढ़ियों पे थी। अब खुदा जानता है, मुझे नहीं सही तरीके याद कि वो वहम था मेरा या कोई थी। पहली दफ़ा जो हुआ वो मुझे नहीं याद, मेरा वहम सा था वो थी, लेकिन क्लियर उसको मैंने बैठे हुए देखा। हो सकता है मेरा वहम इसलिए हो, मैं डाउट में आ गया क्योंकि मैं सोचता हुआ आ रहा था। लेकिन एक बात मेरे जहन में बाद में आई कि मेरे दिमाग से तो वो गायब हुई हुई थी, मैं तो उसको सोच भी नहीं रहा था। तो उस वक्त फिर कैसे अचानक से एकदम से मेरे दिमाग में आ गई? या तो मैं सोचता हुआ आ रहा था दिमाग पे, फिर मेरे दिमाग ने कहा हो सकता है बाज़ औक़ात लाशऊर में भी कोई चीज़ें सवार हो जाती हैं। मैं अपने आप की मतलब टेंशन में पड़ गया कि यार शायद लाशऊर में सवार थी, दिमाग कहे नहीं वहम था। खैर मैं घर में दाखिल हो गया, जाते ही मैंने चेंज किया और फिर वही दायरा कड़ा किया अपना एक जो मुस्तकिल करके रखता हूँ। रात जैसे कैसे गुजर गई, अगले दिन फिर ऑफिस में गुजारा। और जब मैं वापस आ रहा था तो आज ऑफिस से निकलते ही घर और घर का दरवाज़ा, दरवाजे के आगे कोई बैठा हुआ याद आ रहा था। ऑफिस से निकलते ही दरवाज़ा खोला मैंने घर का और आहिस्ता से धड़कते दिल के साथ जब सामने देखा तो सामने कोई भी नहीं था। दिल ने कहा वो तुम्हारा वहम था, दिल ने कहा वो तुम डर गए थे, दिल ने कहा वो तुम्हारा लाशऊर था जिसने संभाल के रख लिया था। वो तुम्हें ख्वाब में भी दिखा सकता था तो उसने तुम्हें खुली आंखों से दिखा लिया, असल में वो तुम्हारा वहम था। तो मैंने खुद कहा यस वो मेरा वहम था। दाखिल हो गया, लेकिन जिस वक्त मैंने दरवाजे का कमरा खोला तो बेड पे जिसको देखा वो मेरा वहम नहीं था। इस वक्त भी ये देखिए मेरे बाय गॉड रॉन्ग टेक खड़े हो गए हैं। मैं इस वक्त पता नहीं दिखा सकता नहीं, खुदा की कसम अभी भी खड़े हो गए। वो मेरा वहम नहीं था, वो सामने थी। उस वक्त मैं अलर्ट था, मेरा शऊर अलर्ट था, लाशऊर अलर्ट नहीं था, शऊर अलर्ट था। उस वक्त जिसको मैंने देखा वो वहम नहीं था, वो वही लड़की थी, उसी मुस्कुराहट के साथ सामने बैठी, जिस तरह वो लेटी हुई थी उसी अंदाज में ही बेड पे मौजूद थी और मुझे देख के मुस्कुरा रही थी।
यकीन मानिए मेरे हाथ में जो ऑफिस का बैग था वो गिर गया था खौफ से। और जब मैंने बैग उठाने के लिए नीचे झुका और बैग उठाया तो सामने कोई भी नहीं था। अब दिल ने कहा वहम या हकीकत, तो दिल ने कहा, दिमाग ने कहा हकीकत, कोई वहम नहीं है। खड़ा हो गया, डर गया, कमरे में फिर से चारों तरफ देखा, कोई नज़र ना आया, लेकिन ये दिल ने ज़रूर कहा अब वहम नहीं था, वो थी यहाँ पे। बैग रख दिया, दाखिल हुआ जिस तरह करता था वो रूटीन की, लेकिन अपने घर से डरने लगा। सच बात ये है, पहली दफ़ा का मुझे डाउट है, दूसरी दफ़ा का 100% वो था। नेक्स्ट डे मैं घर आया ही नहीं था। एक तो ऑफिस में बहुत काम था तो मैंने कहा यार यहीं पे चले सो जाएंगे, मैं आया ही नहीं था और डर भी था, मैंने किसी को नहीं बताया था। उससे नेक्स्ट डे जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो अभी दरवाज़ा भी नहीं खोला था, दूर से ही मैंने किसी को खड़े हुए देख लिया था। और हैरत की बात ये थी, आज लेटे हुए बैठे हुए नहीं, खड़े हुए देखा था, वही बची थी जो नज़र आ रही थी। तो मैंने अपनी गाड़ी में बैठे हुए साथ जो दोस्त था उससे पूछा था यार ये कौन है, नज़र आ रहा है तुम्हें? तो उसने कहा कहाँ पे? वो मैंने कहा वो सामने। कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। मैंने कहा यार वो इस तरह। उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। उन्होंने कहा चल है मुझे डरा ना, मुझे तू पता है तू हर वक्त में डराता रहता है सबको। हैरान हुआ कि ये क्या कर रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ और मैं समझ गया तो जो चीज़ भी है मुझे नज़र आ रही है, इसको नहीं। तो मैंने कहा यार चल पहले तेरी तरफ चलते हैं फिर मेरी तरफ आएंगे। उसने मेरी तरफ आना था, उसको मैं घर लेके आ रहा था और वहीं से ही निकल गए क्योंकि मैंने उसको दरवाजे पे खड़ा देख लिया था। अब सूरत हाल ये थी, अब वो मुझे गाहे बगाही नज़र आ रही थी। लेकिन एक बात जो मैं बताना भूल गया वो ये था कि जिस दिन मैं पहुंचा और रात को अपने घर आया, जिस दिन मुझे लगा कि मेरा वहम है या हकीकत है, पहले दिन जो मुझे डाउट था दरवाज़ा खोलते के सामने कोई बैठा हुआ था, उसी दिन मैंने अपने उस्ताद जी को कॉल की, लेकिन उनका नंबर नहीं मिला। इस टॉपिक पे, उस्ताद जी के टॉपिक पे मैं सारी चीज़ें नहीं ओपन करूँगा, जितनी ज़रूरत होगी उतना बताऊँगा, सारा नहीं बताऊँगा। उनसे मेरा राब्ता नहीं हो सका, नंबर ऑफ मिला, उनका नंबर बंद। अब मुझे ये यकीन था कि मैं एक मैसेज छोड़ दूं, जैसे ही वो मेरा मैसेज पढ़ेंगे वो मुझे कॉल करेंगे। फौरी तौर पे मैंने उनको मैसेज छोड़ दिया कि आप जब भी ईजी हो मुझसे रब्ता कीजिए। ये जितने दिन भी रहे मुझे ये मुसलसल खौफ रहा और मैं देखता रहा, महसूस करता रहा। हकीकत में भी वहम भी मैं पड़ गया था, मैं डर भी गया था सच में, लेकिन मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा था। अब मैं खुद परेशान था कि उस्ताद जी से रब्ता हो तो मैं जाऊं, वरना मैं क्या करूं। ऑफिस से मैं घर पहुंचा तो उस दिन कोई भी किसी ने मुझे नज़र नहीं आया, घर बिल्कुल क्लियर था। मैं अंदर दाखिल हो गया, मैं अपना बैठ गया तो मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया और मेरे उस्ताद जी का था कि कल तुमने जाना है, वहाँ पे पढ़ाई करनी है, उनकी सुननी है वो क्या कहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हो। फौरी मैंने कॉल मिलाई तो नंबर ऑफ मिला। परेशान हो गया, उनका हुक्म टालता नहीं था, जो वो कहते थे करता था। अब मुझे क्या करना था, वहाँ पे जाना था और पढ़ाई करके पूछना था कि वो क्या चाहते हैं। पहुँच गया, अंदर भी दाखिल हो गए। आज वो मुस्कुरा नहीं रही थी, आज वो खामोश सी थी। उसने मेरी तरफ एक तरफ देखा और उसके बाद देखना शुरू कर दिया, मुस्कुराई नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। इस तरह मुझे घूरी जा रही थी जैसे मुझे पता, ऐसा लगा शायद मुझे पढ़ने की कोशिश कर रही है या सोच रही है इसको बताऊं ना बताऊं। अब अल्लाह बाखुदा समझ कुछ नहीं आई, लेकिन आज वो सीरियस थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं था चेहरे पे। मैं घर से बावजू होके गया था, पूरी तैयारी करके गया था। उस दिन तो ऐसे चला गया था, आज भरपूर तैयारी के साथ था। वहाँ पे मैं खड़ा हुआ और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता था, वहाँ पे भी बिल्कुल मैं थोड़ा सा भूलता था, लेकिन फिर से मैं उसको कंटिन्यू करता था। करते करते मैंने जो चीज़ें मुकम्मल कर ली तो मैंने उससे इतना, पहला सवाल खौफ की वजह से, अनाड़ी था, इतना वो नहीं था, पहला फ़िक्रा जो एक तरीका होता है, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, किस वजह से आए हो, मकसद क्या है, बहुत सारे सवाल होते हैं। मुझे खौफ था, बच्चा था, बच्चा तो नहीं कहें, मतलब मैच्योर नहीं था उस वक्त, ये एज ऐसी नहीं थी। मैंने पढ़ाई करके पहला जुमला जो कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उस मासूम छोटी सी बच्ची के अंदर एक गरजदार भारी सी एक आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम। बहुत भारी सी आवाज़ थी। वो मेरे कानों के अलावा जितने इर्द गिर्द कानों थे सब ने सुन लिया कि वो बोलने वाली आवाज़ किसी मर्द की है और भारी भरकम आवाज़ है। वो इतनी छोटी बच्ची की आवाज़ थी ही नहीं, और उस आवाज़ को यूँ कह लीजिए जैसे 50
55 साल के बंदे की भारी आवाज़ होती है, इस एज की वो आवाज़ थी। वालेकुम सलाम जब कहा गया तो उसके बाद अगला सवाल ही मेरा ये था, आप क्या चाहते हैं। खौफ था ना, कुछ नहीं पता था कैसे पूछना है, क्या बात करनी है। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने रिपीट किया, आप क्या चाहते हैं। वो लड़की मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी, आंखें तक नहीं झपक रही थी। मेरी दूसरी दफ़ा कहने पे भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने तीसरी दफ़ा पूछा क्या चाहते हैं, फिर मैंने अपने उस्ताद का नाम लेके कहा, उन्होंने कहा है कि तुमसे पूछ के आऊँ क्या चाहते हैं। उस्ताद जी का नाम लिया बाकायदा। तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया, एक नाम लिया, मेरे उस्ताद जी का नाम नहीं था। एक नाम लिया और एक नाम लेके कहा, उनसे कहो वो हमें लिख के दे दें, हम इसको छोड़कर चले जाएंगे। अब अगर उन्होंने हमें लिख के ना दिया तो हम 3 दिन के अंदर अंदर चले तो जाएंगे, लेकिन इसको गला दबा के जाएंगे, इसको मार के जाएंगे, हम अपना बदला लेकर जाएंगे। ये जुमले थे जो मुझे आज भी याद हैं। 3 दिन का टाइम और एक नाम लेके कहा था, उनको कहें वो हमें कागज़ पे लिख के दें, कोई वजीफ़ा कोई अमल क्या मुझे नहीं पता, कागज़ पे कुछ हमें लिख के दें, हम 3 दिन के अंदर चले जाएंगे, लेकिन जाते हुए इसको मार के जाएंगे, अपना बदला चुका के जाएंगे। अगर वो हमें लिख के देते हैं तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं हुई, कोई मैं बात कर सकूं, कुछ भी कह दूँ। फौरी तौर पे मैंने वाइंड अप किया, जिस तरह करना था वो किया। ठीक है जी, मैंने कहा जी मुझे समझ आ गई है, मैं अपने उस्ताद जी से बात करूँगा और मैं चला जाऊँगा। मैं रवाना हो गया, घर पहुँचा। अब इंतज़ार में उस्ताद जी रब्ता करेंगे, 3 दिन का टाइम था। उस दिन कोई रब्ता नहीं हुआ। मैं हैरान कि इतना बड़ा अहम काम है, मुझे कह दिया, मैं हो आया हूँ और सिर्फ मेरे पास 3 दिन हैं, वो उसको मार देंगे। मतलब सोच उतनी मैच्योर नहीं थी ना। और उस्ताद जी रब्ता ही नहीं कर रहे। उस दिन उस्ताद जी का रब्ता ही नहीं हुआ। अब मैं दिन गिन रहा हूँ, 1 दिन गुजर गया मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं पता था उस दिन से काउंट करना है अगले दिन से करना है, मुझे ये नहीं पता था। ये चीज़ें सीख रहा था। अब उस्ताद जी से रब्ता हो तो मैं सीखूँ। अगले दिन के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था, मैसेज आया। फौरी तौर पे मैंने उसका मैसेज का जवाब दिया कि आप मुझसे बात करें। और मेरे नंबर पे जो कॉल आई थी वो बाहर के नंबर की थी, पाकिस्तान की नहीं थी। अब मैंने कहा यार ये कौन आ रहा है बीच में, इस वक्त तो मुझे उस्ताद जी से बात करनी है। लेकिन मैंने कॉल अटेंड कर ली। जब मैंने कॉल अटेंड की तो उधर से उस्ताद जी ही बोल रहे थे। मुख्तसर से उन्होंने मुझसे बात की। मैं ज़्यादा बात बताऊंगा भी नहीं आपको, मतलब जो कहानी की हद तक उतना बताऊंगा। उस बात में उन्होंने मुझे जो एक मैसेज दिया था वो ये था कि तुमने फ़लाँ काम करना है और इस तरीके करना है और इस तरीके करना है। और एंड पे जो जुमला कहा वो ये था, उन्होंने अपना बताया कि मैं ज़्यादा इस वक्त तुमसे लंबी बात नहीं कर सकता, मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन मुख्तसर सा जल्दी बताया कि तुमने ये करना है और इस तरीके करना है। और एंड पे एक लाइन बोली, अपने किसी दोस्त को साथ ले जाना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं बहुत सारे सवालात करना चाह रहा था कि कैसे, क्यों, क्या 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 क्या, कोई बात नहीं कर ले जाना। अब मैं परेशान कि ये कितना बड़ा मेरे ऊपर पहाड़ तोड़ दिया गया है कि मैं दोस्त को ले जाऊँ, कैसे करूँ, इतना बड़ा काम वो जो मेरे ज़िम्मे लगा गया, मैं तो कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये मैं काम कर सकूँ। अगर करना था, टाल नहीं सकते, यही तो चीज़ें होती हैं रवानियत में। अब ये करना था। आज भी याद आता है तो घबरा जाता हूँ जी। दोस्त कोई ढूंढना था, उसके साथ मैंने कब्रिस्तान जाना था और किसी से जाके मिलना था। वो जो नाम उन्होंने लिया था उस नाम से मिलना था। उस बच्ची के अंदर जो हाज़िरी हुई थी ना, उसने एक नाम लिया था जो मेरे उस्ताद जी का नहीं था, उस नाम से मिलना था। मैंने उसका उन्होंने मुझे तरीका बताया था। मैं ढूंढूँ दोस्त कौन सा लेके जाऊँ। किसी दोस्त से एक दो जो वाकई उनसे बात की, उन्होंने कहा पागल है, तेरा दिमाग ख़राब है, तू जा भी, रात को इस वक्त कब्रिस्तान हम नहीं जाएंगे। करते 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 मैंने छुट्टी कर ली यार। बंदा ढूंढते ढूंढते एक दोस्त था जी, आमिल था, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, अमलियात करता था या नहीं करता था इसको भी छोड़े, मैं छोड़ता रहता था। तो उसने कहा था हाँ मैं चला जाऊंगा, अमलियात तो ये तो यूँ है, अमलियात तो मैं तुझे पता है मैं करता हूँ, मैं तो यूँ करता हूँ, मैं तेरे साथ चला जाऊँगा, कोई घबराने की जरूरत, मैं हूँ ना। मैं कह लो अभी अल्लाह का शुक्र है एक बंदा मिल गया जिसका जिगरा भी है, वो तो रूहानियत भी करता है, रूहानियत नहीं अमलियात भी करता है। वो अमलियात करता था, मैं रूहानियत का लफ्ज़ इसलिए हटा रहा हूँ बीच में से, उसने कुछ और कहा था।
तो ये तो करता भी है, ये चिल्ले चिल्ले सारा को करता है, इसको तगड़ा बंदा भी है, मुझे तो टेंशन ही ख़त्म हो गई, मुझे तो मौत पड़ गई थी कब्रिस्तान को, रात में कैसे जाऊँगा, वो भी ये काम करना है, ये साथ है, चलो गुड हो गया ना, टेंशन ना ले, मेरे होते हो। मैं कहा ठीक है। हम लोग जी दोनों जिस तरह कहा था उन्होंने, हम पहुँचे और मैंने 2 किलो दूध लिया, आधा किलो जलेबियाँ ली और एक मिठाई ली, बर्फ़ी, दोस्त को साथ लिया और रवाना हो गया। कब्रिस्तान के अंदर रात का टाइम था, हो का आलम था, मैं एक नया नया था, इतना भी एक्टिव नहीं था इन चीज़ों में, इतना कभी अभी एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह का। और रात को कब्रिस्तान जाते हुए दूध का शापर मैंने पकड़ा हुआ था और उसमें जलेबियाँ जो थीं वो अलग से थीं और बर्फ़ी थी। कब्रिस्तान में दाखिल हो, कह रहा है डर नहीं यार, आजा आजा, मुझे एक हौसला मिल गया, चलो यार बंदा तो एक बहादुर है ना, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ है। हम जब कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो मेरी टांगें कांप रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था वो सामने जिन बैठा हुआ है, वो भी कोई जिन खड़ा हुआ है, वो कोई दरख्त पे बैठा हुआ है, वो चुड़ैल के पाँव लटक रहे हैं। यकीन मानिए इतना डर लग रहा था, हर चीज़ से खौफ आ रहा था, क्योंकि इसलिए नहीं, आम जिंदगी में इन्वेस्टिगेशन जिनात ये चीज़ें मेरे लिए थी, लेकिन आज एक मिशन पे था, स्पेशल मिशन, जो आप आगे सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तो इसलिए बहुत डर रहा था। खैर फीलिंग ये थी, जब मैं कदम बढ़ा रहा था तो हर कदम पे मुझे ऐसा लगता था कुछ सामने वो है, नहीं वो है, यार मेरी टांग तो किसी ने नहीं पकड़ ली, यार ये मेरी टांग पे किसी ने उंगली टच नहीं, मैं बहुत खौफजदा था। उसकी वजह से हौसला था, हम चलते 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 उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे उन्होंने कहा था। अब हम वहाँ पे गए और वहाँ पे खड़े होकर कुछ पढ़ना था, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्त को मैंने कहा बस ये जगह है, यहीं पे, ना यहीं पे, हमने कहा जी। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने पढ़ा तो मेरे सामने 2 बिल्लियाँ टाइप थी, काले काले स्याह, या बिल्ले कहें, बिल्ली या बिल्ली ये नहीं, मुझे मेल या फीमेल थी, बिल्ली नहीं बिल्ले कहें, वो तगड़े बहुत थे, हैवी थे, मतलब खा के जैसे वो हो तो 2 बिल्ले से थे वो सामने आगे। एक आके बैठ गया, एक मेरे मुंह की तरफ देखना शुरू हो गया। अब दोस्त उनको और ये कहाँ से आगे, मैं भी उनकी तरफ तवज्जो दे भी रहा हूँ, नहीं भी दे रहा। अब उन्होंने कहा था जब कोई आ जाए तो उनसे बात करना, मैं देखूं कोई आया ही नहीं है, तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। और जब मैंने ये फ़िक्रा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उधर जहाँ पे वो 2 थे वहाँ से आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम। तो एकदम मैं उछल पड़ा, वो भी जो उनको भगाने के चक्कर में था और किश ये कर रहा था कि बिल्ली है, वो भी डर गया। जवाब देने वाले वही थे और एक नहीं 2 आवाज़ें आई थी वालेकुम अस्सलाम, मैं डर गया। अब जो मुझे हिदायत थी, मैंने फौरी तौर पे वो जो दूध था, एक हम बर्तन भी लेके गए थे, दूध उनमें डाला, जलेबियाँ उठा के उनके बीच में रखी और बर्फ़ी हमने साइड पे रख दी। सुकून से उन दोनों बिलों ने, जो आंखों के सामने ही मुझे आज भी याद है, दूध पीना शुरू कर दिया और खाना शुरू कर दिया। ऐसे कड़क कड़क मज़े लेके वो खा रहे थे, वो दूध भी, उसके अंदर डली हुई जलेबियाँ भी, यहाँ तक कि बर्फ़ी भी। अपनी आंखों से उन दोनों काले स्याह बिल्ले, जो बिल्कुल काले स्याह थे और तगड़े से, इतने मोटे मोटे से बिल्ले थे, जब उन्होंने वो ख़त्म कर दिए तो बर्तन शर्तन नहीं हमने उठाने थे, वहीं पे छोड़ने थे, उन्होंने वहीं पे छोड़ दिए और एक आवाज़ आई आओ। ये जुमला आज भी मुझे याद है कि मैं डबल माइंडेड हो गया था कि आओ कहा है या जाओ कहा है, मुझे नहीं समझ आई। तो मैं रुक गया कि क्या कहा है, जाओ या आओ, मुझे नहीं समझ आई, लेकिन वो आओ था। तो वो चल पड़े, एक वापस मुड़ गया, उन दोनों में से एक वापस मुड़ गया जो नीचे बैठा हुआ था, एक जो आके मेरी तरफ देखना शुरू हो गया था, वो ऐसे चलना शुरू हो गया। अब मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, दोस्त भी खड़ा, दोस्त की तो हालत ख़राब होगी ना, वो जो जिसको मैं बड़ा ताकतवर, महान और शक्तिमान समझ रहा था, जो अपनी किस्से सुनाता था, वो तो सुन्न हो गया ना, उसकी सारी निकल गई जो मुझे लेके आया था। अगर वो कब्रिस्तान में मेरे साथ ना आता तो मैं दाखिल ना हो सकता, इतना भयानक मैं डरा हुआ था, इतना भयानक मंजर था कब्रिस्तान का, उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी। तो वो तो आ जाए यार, मैं हूँ ना, अब वो काँप रहा था, मुझसे बुरी हालत उसकी थी। जब आओ की आवाज़ ही मुझे समझ ना आया, आओ के जाओ, और मैं वहाँ पे रुक गया, तो उसी लम्हे वो जो जलता हुआ जा रहा था बिल्ला रुक गया। रुक के उसने मुड़ के हमारी तरफ देखा, हम दोनों की तरफ, जैसे वो कहना चाह रहे आओ। और हम जब आहिस्ता से 2 कदम, मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ देखा, कि मेरा उसमें मतलब था कि क्या, तो उसने इशारा किया कि चल। शायद वो जुमला आओ समझ गया था, मैं नहीं समझा था, उसने इशारा किया चल। अब हम दोनों 2 कदम आगे बढ़े हैं तो उसने फिर चलना शुरू कर दिया। वो इस अंदाज में चल रहा था जैसे वो हमें लेके जा रहा हो। अब हम चलते हुए दोनों कब्रिस्तान में, अल्लाह अकबर, मुझे अब भी खौफ आ रहा है, एक्सपीरियंस था उस वक्त का, अब तो खैर
ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। अब हम चलते हुए दोनों जा रहे हैं, वही दरख्त हैं, वही हर तरफ कब्रें हैं, खामोशी सी है, शहर खामोशा है। और मुझे अभी भी यही लग रहा है पता नहीं हमें कहाँ लेके जा रहा है। कोई जिन्न आके खड़ा हो जाएगा, कोई भूत आके खड़ा हो जाएगा, कोई चुड़ैल आके खड़ी हो जाएगी, कोई आ जाएगा, कोई भयानक सा आएगा, किसी को कब्र से मुर्दा उठ के आ जाएगा, कोई एक ढांचा सा आएगा कि हमारा पाँव पकड़ लेगा। बहुत सारी बातें मैं सोच रहा था और मैं कांपी जा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पीछे चल रहे थे। जब अपना पाँव किसी पत्ते पे पड़ता था और पत्ते से क्रच क्रच की आवाज़ आती थी तो वो भी डर सा लग जाता था, या अल्लाह खैर ये क्या हो गया। अभी हम चलते चलते कुछ ही दूर गए थे, सामने एक छोटा सा कच्चा सा कमरा टाइप था या टूटी हुई दीवार टाइप थी, मुझे सही अंधेरे की वजह से नहीं नज़र आया, लेकिन उसके साथ जो बैठी हुई हस्ती थी वो दूर से नज़र आ गई थी हम दोनों को। और वहीं पे ही जो मेरे साथ वो था, वो जो आमिल था, जो बहुत बड़ी हस्ती थी, जो अब मैं हूँ ना मैं हूँगा, वहाँ मेरे कानों ने क्लियर जो एक आवाज़ सुनी थी, एक थप्पड़ था जो उसको पड़ा था। इतना ज़ोर का शदीद का थप्पड़ था जो उसको पड़ा था, उसकी चीख निकली थी और मैं भी डर गया था, मैं भी वहीं पे रुक गया। यकीन मानिए मुझे आज भी याद है उसका थप्पड़ जो उसको पड़ा था, तो उसकी चीख निकली थी और उसने यूँ कान और इस हिस्से में गाल पे थोड़ा सा टच हुआ था, सर और कान के हिस्से पे लगा था, तो वो चीख उसने मारी थी, मैं भी डर गया था। उसके बाद जो एक आवाज़ आई थी, तुम इधर रुको आओ, तुम इधर रुको आओ, एक क्लियर जुमला था जो दोनों ने सुना कि वो थप्पड़ भी इसलिए पड़ा था कि तुम रुक जाओ। वो वहीं पे रुक गया, मैं आगे चला गया। अब वो ना पीछे जा सकता था ना आगे आ सकता था, आगे उसको मना कर दिया गया था, आगे नहीं आना, पीछे वो जा नहीं सकता था, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो वहीं पे रुक गया। मैं चलता चलता उस हस्ती की तरफ गया जो सामने मौजूद थी। एक बिल्कुल सफ़ेद कलर का लिबास था जो उन्होंने पहना हुआ था, एक सफ़ेद कलर की चादर सी थी जो यहाँ तक उन्होंने डाली हुई थी, जैसे ऐसे पर्दा सा किया होता है, और एक बहुत बड़ी सफ़ेद सी दाढ़ी थी जो यहाँ तक थी, वो क्लियर मैं देख पा रहा था। हाथ थे बिल्कुल ऐसे जैसे इंसानों के से हाथ होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह था, लेकिन बहुत रंग उसका कोरा इतना था, इतना सफ़ेद थे, इतना सफ़ेद थे जैसे बहुत बहुत ज़्यादा वाइट उनके हाथ थे। एक रहल हम कहते होते हैं, सराइकी में तो रहल कहते हैं, कुरान मजीद पहले रखते थे, वो यूँ ऐसे खुलता था, ऐसे होता था रहल टाइप, ऐसे अब भी है बहुत सारी जगहों पे, तो कुरान मजीद उसके ऊपर खोल के रखा जाता है, पढ़ा जाता है, वो उन्होंने ऐसे रखा हुआ था। नीचे वो ज़मीन पे तशरीफ़ फरमा थे, ज़मीन पे बैठे हुए थे और वो रहल के ऊपर कुरान मजीद खोल के पढ़ रहे थे, आवाज़ भी आ रही थी, किरत के साथ वो पढ़ रहे थे। ज़मीन पे जो बैठे हुए थे वहाँ पे एक मुसल्ला सा बिछा हुआ था, उन्होंने मुसल्ला बिछाया हुआ था, उसके ऊपर बैठे हुए थे और कुरान मजीद उसके आगे रखा हुआ था और वो बैठे कुरान मजीद पढ़ रहे थे। वो जो लेके गया था, जैसे ही उनके करीब गया मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गया। ना मैंने उसको लेफ़्ट पे जाते देखा, ना राइट पे जाते देखा, ना आगे जाते देखा, लेकिन यहाँ तक तो मुझे याद है वो उनके जब करीब गया था, गायब से मुराद यूँ बिल्कुल गायब हो गया ये नहीं मैंने देखा, मतलब जो मुझे याद है कि वो गायब हो गया नहीं देखा, लेकिन गायब से मुराद ये कि उसके बाद नज़र नहीं आया मुझे, क्योंकि जब मेरी निगाह पड़ी वो ऐसे चलता हुआ जा रहा है। जब वो करीब पहुँचा और मेरी निगाह उस हस्ती पे पड़ी तो एक सेकंड भी नहीं लगा, उस हस्ती को देख के वापस उसको मैंने जैसे देखा तो वो अपनी जगह पे नहीं था। यकीनन सी बात है वो गायब हो गया, वरना अगर वहीं से वो इधर पीछे कहीं पे मुड़, आगे तो जा नहीं सकता था, आगे वो बैठे हुए थे, लेफ़्ट की तरफ होता, राइट की तरफ होता या वापस मुड़ता मुझे नज़र आता। बस इतना ही टाइम लगा कि मैंने उनको ऐसे देखा और उसके बाद नीचे को देखा कि अब ये क्या कह रहा है, तो वो नीचे नहीं था, तो मैं उसको कहूँगा गायब हो गया। जब मैं वहीं पर खड़ा था तो उन्होंने हाथ उठाया और मुझे यूँ इशारा किया बैठ जाओ, मुँह से कुछ नहीं कहा। मैंने चौकड़ी मारी और चुप करके कांपी जा रहा हूँ, फीलिंग बहुत अजीब सी थी और मैं वहाँ पे बैठ गया। अगला हुक्म क्या देते हैं वो पढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार की, वो खामोश हुए। मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बहुत ही धीमी सी, ऐसी सुरीली सी, लेकिन एक इंसान की आवाज़ थी। वो बशर नहीं था लेकिन आवाज़ बिल्कुल एक इंसान सी थी, हाथ भी बशर की तरह थे, सब कुछ जिस्म था, सेहत बहुत ज़्यादा मोटे नहीं थे, बहुत ज़्यादा पतले नहीं थे, दरमियाना जिस तरह इंसान होता है, मतलब मोटा नहीं, उसको बल्कि जिस्म जिस तरह कहते हैं, मतलब जिस तरह मैं हूँ बल्कि जिस्म से समझ लें। जब उन्होंने कहा, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, तो उन्होंने ऐसे हाथ निकाला और एक कागज़ था जो ऐसे बंद हुआ था, फोल्ड हुआ था। मुझे कहा ये दे देना, सिर्फ इतना जुमला कहा। वो कागज़ जो एक फोल्ड हुआ था, आम सा कागज़ था, ये मुझे दिया कि ये दे देना, अब तुम जाओ।
मेरे अंदर कोई इतनी जुर्रत ही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बात कर सकता। क्या क्या मैंने कागज़ पकड़ा, मैंने कहा ठीक है जी, खुदा हाफिज़। उन्होंने कहा खुदा हाफिज़। वो पढ़ना शुरू हो गया। मैं मुड़ा हूँ, पीछे मुड़े बगैर देखा है, और वो जो दोस्त था वो खड़ा अभी तक अपना उसको किए जा रहा था। उसकी हालत वाकई ख़राब थी। तो मुझे कहता है निकल जल्दी से भाग। मैं कहा क्यों, क्या हुआ है? उसने कहा मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं। उसका पेशाब निकल गया था थप्पड़ पड़ते ही, मुझे नहीं पता था। उसने कहा मेरा पेशाब निकल गया, मैं नापाक हूँ। हम चल पड़े तो पीछे से क्लियर आवाज़ जो हम दोनों ने सुनी थी, उसको कहा था इसको दोबारा कभी ना लाना, जिसने भेजा है इसकी वजह से इसको, मतलब नहीं छोड़ें इसको भी, मैं नहीं बताते। बहरहाल मुख्तसर मैंने कहा हम कुछ चीज़ें बताऊंगा, सारी चीज़ें खुल के नहीं, ज़रूरत नहीं होती, गैर ज़रूरी है। हम बाहर आ गए तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने कहा यार मुझे माफ़ कर दें। मैंने कहा क्या? उसने मुझे एक बात बताई कि अभी भी मैं नापाक था, शायद ये उसकी सज़ा मिली है मुझे, और जो जुमला कहा इसी वजह से मेरी बख्शिश होगी, मैं वापस आ गया हूँ ज़िंदा, वरना शायद मैं आज ज़िंदा वापस ही ना आता। वो बहुत डरा हुआ था, बहुत कांप रहा था। मैंने उसको घर तो छोड़ा, लेकिन जाते ही उसको बुखार हो गया था। 2-3 दिन वो बुखार में सड़कता रहा था। मैं उसके पास नहीं जा सका था, मैं अपने इस काम में लग गया था। और उसके बाद वो ऐसा गायब हुआ कि मुझे दोबारा वो कभी नहीं मिला। जब भी उसका मेरा कभी आमना सामना होता तो वो भाग जाता। अब बड़ा अरसा हो गया मेरे ज़िंदगी में वो कभी मेरा उसका आमना सामना ही नहीं हुआ। खैर उसको भी छोड़ दें। अब मैंने कागज़ लिया था, मुझे हुक्म ये था कि मैंने, उस्ताद जी बाबा जी ने कहा था इसको खोलना नहीं है, तो मैंने इसको फोल्ड ही रखा। अब मैं इंतज़ार में हूँ, बाबा जी की कॉल है, मैं उनको बताऊँ। और उनका एक मैसेज मुझे आ गया कि मुझे समझा दिया गया अगला स्टेप मैंने क्या करना है। उन्होंने कहा जी अब तुमने कल जाना है, उनको हाज़िरी करवानी है, बाकी बाद में देखेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैसेज में था, कल तुमने जाना है, हाज़िरी करवानी है, बाकी बाद में देखेंगे। मुख्तसर करूँ इसको, बहुत लंबा एक वाक़या है। बहरहाल मैं पहुँच गया उस जगह पर, और आज थोड़ी सी हिम्मत भी थी, एक हस्ती से मिल के आया था, और कुछ राज भी खुले थे मेरे ऊपर। थोड़ा सा था कि नहीं, अब एक हिम्मत सी आ गई थी। डर तो था ना उसका, तो शदीद था, लेकिन एक हिम्मत सी आ गई थी कि अब मुझे मारेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, लड़की भी बच जाएगी। मैं गया, उसी तरीके मैंने दायरा कड़ा किया, वज़ू किया, सारा एहतमाम किया, वहाँ पे पहुँचा, और जाते ही मैंने सारी पढ़ाई शुरू कर दी। अभी मेरी आज पढ़ाई मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि हाज़िरी खुद ब खुद हो गई। और जब हाज़िरी हुई और उनसे हम कलाम हुआ, मेरी बातें हुई, अब वो जो भी था वो थोड़ा सा गलत बयानी कर रहा था। वो जो हाजिर हुआ था, गरजदार आवाज़ में बोल रहा था, वो गलत बयानी कर रहा था। उसने वो नाम लेके जो कुछ मंगवाया था, उसने कहा ठीक है वो तो मैं तुमसे ले लेता हूँ, लेकिन तुम्हें एक और फरमाइश पूरी करनी होगी। वो जो उसने फरमाइश की थी वो मैंने इस वक्त नहीं बताऊँगा, वो गैर ज़रूरी है। तो मैं हैरान हो गया कि इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ था कि ये कैसी फरमाइश है, ये क्या है। तो मैं परेशान होकर ये सोचना शुरू हो गया कि इसको क्या जवाब दूं, ये कैसी फरमाइश है। तुमने कहा था वो मैं करके ले आया, और तुम्हारा कागज़ भी मेरी जेब में है जो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, तो तुम ये किस तरह की फरमाइश कर रही हो। इसका तो इस केस से लेना देना नहीं है, इस बच्ची को छोड़ना है और तुमने जाना है, और जो कागज़ मंगवाया मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, अब तुमने नई ये फरमाइश कहाँ से डाल दी है। लेकिन उसी वक्त एक कॉल आई, और मेरे लिए अनहोनी बात थी उस वक्त इस तरह कॉल आना। मैं परेशान हो गया था, मैं घबरा रहा था, और सोच रहा था कि मोबाइल निकालूं और उस्ताद जी को कॉल करूं। मैंने मोबाइल जेब से निकाला, यही कॉल करने के लिए उनसे पूछूं, देखा कॉल आ रही है। कोई साइलेंट पे लगा के जाते हैं इस तरह के काम के लिए, कॉल आ रही है, शायद वो बार बार कॉल कर रहे थे। मैंने यस की है। उन्होंने कहा स्पीकर ऑन करो। मेरी कोई उस्ताद जी से बात नहीं हुई। आया हूँ, उसने क्या डिमांड दी है, क्या बात की है, क्या कुछ है, उस्ताद जी को कुछ भी नहीं पता। मैं परेशान हो गया कि एक नई डिमांड कर रहा है, और ये अजीबो-गरीब सी डिमांड है, मैं इस पर क्या करूं। तो ये पूछने के लिए अभी कॉल निकाली ही थी, तो देखा कॉल आ रही है, और बाहर का ही नंबर आ रहा है। वो बाहर बैठे हुए थे, बाहर मुल्क में थे। मैंने यस की, कहते हैं लाउड स्पीकर ऑन करो। मैंने लाउड स्पीकर ऑन किया, तो उन्होंने करजदार आवाज़ के अंदर कहा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है फरमाइश करने की। तो मैं एकदम, और हौसला भी आया, कॉन्फिडेंस भी आया, और हैरान ये हुआ इनको तो कुछ उस्ताद जी को बताया नहीं, बाबा जी को कुछ भी नहीं बताया। मैं तो इनको फ़ोन करके बताने वाला था, तो ये खुद से बोल रहे हैं तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है इसको बताने की, कि ये फरमाइश करने की, तुम ये फरमाइश कैसे कर रहे हो। और बाबा जी फिर उसके बाद उससे हम कलाम हुआ कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बेटा है, हमारा शागिर्द है, तुम इसको परेशान कर रहे हो, तुम अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हो, तुम बताना चाहते हो तुम कितना ताकतवर। इस तरह की बहुत सारी बातें शुरू हुई। तो मुझे बाबा जी ने कहा निकालो जेब से। मैंने वो पर्ची जेब से निकाली, और जब जेब से निकाली कहते हैं खोलो इसको। मैंने वहीं पे खोल भी दी। बाबा जी गुस्से में थे, पता होता है इस तरह के मौक़ों पे। पढ़े ये, मेरा नाम लेकर उन्होंने कहा पढ़े इसको, पढ़े ऊंची आवाज़ में। तो उसकी जो आवाज़ मैंने सुनी वो ये थी, बाबा जी उससे जो उसको कह रहे थे ना कि तू धमकी देता है, तू इस बच्ची को मार के जाएगा, तू बदला लेगा, तुझे पता भी है इस मासूम बच्ची को नहीं पता
वो नहीं जानती थी कि वहाँ पे तेरे बच्चे हैं। उसने जो भी हरकत की वो इसलिए की कि वो बशर है, बशर को अल्लाह ताला ने पर्दा रख दिया है, वो देख नहीं सकी कि तेरे वहाँ पे बच्चे हैं। उसको पता होता शायद वो ये हरकत ना करती। जब उसको पता नहीं था उस मासूम को, तो उसने हरकत कर डाली। तू उस पर कब्जा करके जा चुके है, तूने उस पर कब्जा कर लिया और तू धमकी देता है तो उसको मार के जाएगा, तू बदला लेके जाएगा, और तुझे पता भी लग गया तेरा पाला किससे पड़ गया। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। मैं काँप रहा था, मेरे दिमाग में वो सब चल रहा था, वो बुज़ुर्ग भी, वो सारा कुछ भी। तो बाबा जी ने कहा पढ़े ये इसको। तो उस वक्त फिर मैंने देखा, उससे पहले मैंने नहीं देखा था। जो हुक्म होता है वही करना होता है, उससे आगे बढ़ना ही नहीं होता। मुझे कहा था जेब में रखना, तो जरूरत ही नहीं मैं देख सकूँ। तो पता है डर क्या होता है, आप सीख रहे होते हैं ना जब इस तरह की अमलियात, और आपको कहा जाती है ये काम नहीं करना, आपने कर लिया, कहेंगे फारिग, छुट्टी, एतमाद ख़त्म। क्योंकि आपको आगे कुछ पर्दे खुलेंगे, आपको राज नज़र आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो आम इंसान को नहीं पता। तो आप शुरू में ही इस तरह, तो डर ये होता है ये इन चीज़ों को गलत मकसद के लिए, शोबदाबाजी के लिए इस्तेमाल ना करें, लोगों को जादू दिखाता फिरे, तो इसलिए इम्तिहान होते। तो मेरी जरूरत ही नहीं थी मैं खोल सकूँ। तो मैंने इसको खोला, तो उस पर मैंने एक आयत थी लिखी हुई थी कुरान मजीद की, कुछ ऐसा था, और उसके ये लिखा हुआ था। तो वो मैंने पढ़ लिया। तो उसके बाद बाबा जी ने उसको डील किया। मैंने इतना नहीं किया, मैं खड़ा रहा, उन्होंने फ़ोन पे किया और उसको कहा कि अब इस बच्ची को छोड़, और कुछ कहा कि इसके बदले में तुझे ये मिल जाएगा, और ये घर वाले भी गरीब हैं, नहीं दे सकते, हम दे देंगे। और इस तरह की सारी बातें हुई। और उसको कहा ऐसे नहीं जाएगा, तो निशानी दे के जाएगा, और ये अहद करके जाएगा कि तू वापस कभी नहीं आएगा। और उसके बाद बाबा जी ने उसको कहा, उसने कहा ठीक है, वो मान गया। उसने कहा मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। और उसने कहा ठीक है मैं वापस। उन्होंने कहा नहीं, तेरा कोई भरोसा नहीं है कि तूने पहले भी वादा खिलाफ़ी की है, तू आगे भी कर सकता है। तूने एक फरमाइश की थी, वो पूरी होने जा रही थी, लेकिन तू बदल गया, तू उस पर करना शुरू हो गया। असल में जिन्होंने मुझे पर्ची दी थी उनको पता लग गया था पहले से ही कि वो बदलेगा। इन्होंने इसलिए जो उसने मंगवाया था उन्होंने वो नहीं दिया था, कुछ और दिया था। तो उन्होंने उसको कहा कि अब खा फलां कसम के तू उसके बाद वापस नहीं आएगा। और उसने वो कसम खाई, एक बहुत बड़ी कसम थी जो जिनात की होती है, उसने वो कसम खाई कि मैं नहीं आऊँगा। तो बाबा जी ने कहा इस जगह से बाहर निकल जहाँ पे इसको तकलीफ़ ना हो। तो वो बोला मैं निकलूँगा मुंह के ज़रिए ही, वरना मैं और निकल नहीं सकूँगा। इतनी मुझे रियायत दे दीजिए कि मैं मुंह के ज़रिए ही आऊँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर वो माफ़ी मांगना शुरू हो गया। बाबा जी की जब उसकी सारी बात हो गई, उसने कहा ठीक है, स्पीकर पे ही है कि ठीक है निकल जा अब यहाँ से। तो मेरी आंखों ने पहली दफ़ा, और मेरे साथ खड़े हुए जो उनके वालिदैन थे, ख़वातीन भी बाहर निकल आई थी जो उनकी पर्दे में थी, वो भी देख रही थी, नकाब उनने किए हुए थे, वो देख रहे थे। मेरे लिए पहली दफ़ा ये था जो सारा कुछ हो रहा था। तो उस बच्ची की जो ज़बान थी वो काफ़ी बाहर निकल आई थी। एक इंसान की ज़बान इतनी बाहर नहीं आ सकती, यूँ समझ लीजिए यहाँ तक एक उसकी ज़बान सी, वो लगता भी ये था ये इसकी नहीं है, किसी और की ज़बान है। एक ज़बान थी जो ऐसे निकलती निकलती यहाँ तक आ गई। और उसके बाद उसने खा खा करके एक उल्टी की, बाकायदा जिस तरह उल्टी करते हैं, एक अजीब सी कलर का वो एक उल्टी का मवाद था, वो लेसदार सा सारा अजीब सा था, वो उसके बाहर निकला। और उसके बाद वो बच्ची ने आंखें बंद कर ली और लेट गई। बाबा जी ने फिर कहा अब इस बच्ची को पानी पिलाएं और ये करें, ये करें, और मुझे कुछ समझाया कि ये लिख के ये करके इनको कहो एक तेल लें, उसके अंदर ये सारा करें, इस बच्ची की मालिश करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैंने पूछा बाबा जी आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा मैं आज कुछ फ्री हुआ हूँ। मैंने उन्हें बताया मैं फ़लाँ मुल्क में हूँ, मैं एक बहुत बड़े अहम किसी मिशन पे था, मैं इसलिए तुमसे रब्ता नहीं कर सका। बच्चे परेशान ना हो, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये होता रहता है, तफसील से मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, फ़िलहाल ये करो। खुदा हाफ़िज़ करके फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद ये बच्ची को मैंने जिस तरह समझाया था, हमने उसको पानी शानी पिलाया, उसको होश में दिलाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद बच्ची होश में आ गई। उसके बाद वो जिस तरह देख रही थी सबको, वो ऐसे था नॉर्मल एक बच्ची जिस तरह देखती, उससे पहले वो नॉर्मल नहीं थी, वो अजीब से अंदाज़ में देख रही थी। वो सबको नॉर्मल देख रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी, बात करने की कोशिश कर रही थी। औरतें भाग के बाहर आ गई थी। वो जो पहले पर्दे में थी वो उन्होंने वो देख लिया था मुझे वो सारा कुछ करते हुए, सारा कुछ। तो वो आके दुआएं दे रही थी मुझे, ऐसे चादरें अपनी उठा उठा के दुआएं दे रही थी, अल्लाह भला करे उनका, उस्ताद का भी, बेटा आपका भी भला करे। उन्होंने मतलब वो पर्दा भी छोड़ दिया था, वो जो नकाब किए हुए थे, वो इतना एक सर पे हाथ रखे, उनकी बूढ़ी भी एक आ गई थी, मेरे सर पे आके हाथ रखे। और उसके बाद बच्ची को हमने ट्रीट किया, सारा कुछ किया। फिर मैंने उनको कहा जी ये है तेल की बोतल इस तरह की मंगवाएं। उसके अंदर फिर मैंने पढ़ के उनको ये दिया, बना के दिया कि इस तेल की आहिस्ता आहिस्ता इनकी बाजू पे और टांगों पे मालिश करें तो इंशाल्लाह ये चलने फिरने के भी काबिल हो जाएगी। मैं आता रहूँगा और पढ़ के देता रहूँगा। उनको पढ़ के दिया और फिर मैं जाता भी रहा, उस बच्ची की मालिश होती भी रही। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बिल्कुल चलने फिरने के भी काबिल होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगी, जिस तरह आम बच्चे होते हैं वो उस तरह होगी थी।
ये मैंने पूरा वाक़या सुना है ना, इसमें भी कुछ 2-3 बातें ऐसी थी जो मैंने फिर इधर उधर कर दी हैं, खुल के नहीं बताई, क्योंकि मकसद सिर्फ एक होता है कहानी के हद तक होता है, ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ बताई जाए, क्योंकि कुछ लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ लोग फिर सवाल पूछते हैं, अच्छा ये था तो फिर ये क्यों था, ये था तो ये क्यों था, तो मैं इसलिए कुछ बातें इधर उधर कर देता हूँ। तो ये ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो फर्स्ट टाइम हुआ था, मैं उसको भूल नहीं सकता, हमेशा याद रखूँगा। बाद में तो ये सिलसिला चलता रहा, अब तो चलता रहता है, बल्कि उस वक्त वो जो घर में मुझे नज़र आ रही थी बार बार, तो वो तो मेरी जान निकल रही थी, अब तो कई दफ़ा नज़र आता है। अभी मैंने उस वक्त भी झटका लिया, मैंने कहा ये क्या है सामने। तो अब तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं ना जी, आपका कभी पीछा किया है और क्या घर तक पीछे भी आए हैं आपके राज के जब आप करके आते हैं? तो इसका जवाब में एक पूरा आपको स्टोरी है, जो एक वाक़या, वो इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊँगा। तो आप लोग भी अपनी स्टोरीज भेजते रहिए, +92 313 665500। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, +92 313 665500। और जो पाकिस्तान में है वो डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313 665500। इस पर स्टोरी आप वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करके भेजें या फिर लिख के भेजें, इंशाल्लाह मैं उसको प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और जो राज टीम का मैंने ग्रुप की बात की है, उसमें आप अपना वॉइस मैसेज में पूरा तारुफ अपना, और अभी की, पुरानी नहीं कोई, और मॉडलिंग वाली नहीं मुझे चाहिए, सिंपल जो तस्वीर है वो भी भेज दीजिए। इंशाल्लाह मैं सेलेक्ट करके जो है उनको उस टीम का हिस्सा बनाऊंगा। तो आप सबकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हमेशा एंड में मैं आपको दुआ देता होता हूँ, आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। बहुत सारे वाक़यात हैं ज़िंदगी के, अगर इजाज़त मिली तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो भी शेयर करूँगा। राज की बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में भी करके आया हूँ, बहुत सारी जो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं या पुराने राज भी हैं जो मैं 2008, 9, 10 में करता था, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। जो आपकी स्टोरीज़ हैं वो भी शेयर करूँगा। सो ये राब्ता इस तरह हमारा इंशाल्लाह चलता रहेगा। आप लोग स्टोरी को लाइक करते हैं, लव यू सो मच। और दिल चाहता है और भी आपसे बातें करूँ, लेकिन कोई बात अगर बुरी लगी हो मेरी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।